हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हो सभी? वेलकम टू टेलेंट क्लासेस। देखो बेटा, फर्स्ट लेक्चर हमारे पास जो 11वीं क्लास का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, उसका जो परिचय है, सामान्य परिचय, वो हो चुका है। अभी मैं दूसरा जो लेक्चर लेके आ रहा हूँ, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक आता है भौतिक विज्ञान का, देखो मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाता जाऊंगा, मतलब चैप्टर में जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की उसकी आवश्यकता है ना। जो मेरे पास जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो बच्चे अगर किसी क्लास को मिस कर देते हैं तो ये क्लासेस हमेशा के लिए आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेंगी, तो कभी भी आप कितनी भी बार देख सकते हो, कोई भी इसके अंदर बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो जो मैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो हमारे पास है, क्या है? बल है। क्या है? बल। अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर क्या किसकी बात करूँगा? बल की। बल, बल को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा फोर्स। क्या बोलते हैं बल को? फोर्स। आई थिंक तो यदि फोर्स की बात की जाए तो मैं बोलूंगा कि देखो, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण, समय, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां। अब आप बोलोगे सर भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशि वे राशियां होती हैं जिनको मापा या तोला जा सके, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां। जैसे द्रव्यमान को मैं किलोग्राम में माप सकता हूँ, है ना, दूरी को मैं मीटर में माप सकता हूँ, इन सभी को माप सकते हैं, तोल सकते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं भौतिक राशियां। इसी प्रकार हमारे पास बल भी एक भौतिक राशि होती है। जब मैं आपको भौतिक राशियों को पढ़ाऊंगा तो भौतिक राशियों को भी हमने दो भागों में बांटा है, एक मूल राशि होती है, एक हमारे पास व्युत्पन्न राशि होती है। तो जब मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमारे पास भौतिक राशियां हैं क्या, कितने प्रकार की होती हैं, किस राशि को किस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, मूल राशियां कितनी होती है, व्युत्पन्न राशियां कितनी होती है। बात आएगी इसमें। अभी मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास बल एक भौतिक राशि है, तो सिंपल मैं बात करूंगा कि वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन कर दे, जो किसी वस्तु के आकार आकृति एवं उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे, क्या कहलाती है? सिंपल भाषा में कहें तो बल कहलाती है। मतलब फोर्स हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, वो किसी जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज एंड उनकी जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन में कोई भी हमारे पास चेंज कर दे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फोर्स, यानी कि बल बोलते हैं। जैसे सिंपली मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को देखो ऐसा रखा हुआ है, जब मैंने कुछ इस तरीका से किया तो इसकी आकृति और आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं बोल रहा हूँ कि वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु की आकृति एवं आकार में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, क्या कहलाती है? बल कहलाती है। अब ये यहाँ पे रखा हुआ है, मैंने इसको ऐसे कुछ किया, इस तरीके से आगे पीछे किया, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात इसकी स्थिति में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु के आकार आकृति एवं उसकी स्थिति में परिवर्तन करते क्या कहलाती है? बल कहलाती है। क्या कहलाती है? बल कहलाती है। बात है इसमें, जैसे मेरे पास एक फुटबॉल है, मेरे पास क्या है? फुटबॉल है। ये आपको बॉल दिख रही है, यहाँ पर मैंने एक बल लगाया, यहाँ पर मैंने एक बल लगाया, यहाँ पर मैंने एक बल लगाया, तो इसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी, जैसे यहाँ से पिचक जाएगी, यहाँ से पिचक जाएगी और यहाँ से ये पिचक जाएगी। इस तरीके से इसकी शेप क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। मतलब इसकी आकृति और आकार में क्या हो जाएगा? हमारे पास परिवर्तन हो जाएगा। यदि मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो हमारे पास देखो कोई बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स पर मैंने बल आरोपित किया और यहाँ से खिसक के इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, अर्थात इसकी स्थिति में क्या हो रहा है? हमारे पास परिवर्तन हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक इसका विस्थापन कितना हुआ है? अब विस्थापन इधर हो रहा है, बल इधर हो रहा है, तो उसको कार्य भी बोल सकते हैं, लेकिन अब हम बात करें सिर्फ इसकी स्थिति, यहाँ से और यहाँ पर पहुंच गए, अर्थात इसकी स्थिति में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बल बोलेंगे। ओके, ये तो आपकी नॉर्मली बल की परिभाषा हुई। ठीक है, अब देखो समझो, मैं बात करता हूं कि मैंने आपको बोला कि द्रव्यमान को हम मापते हैं सर किसमें? किलोग्राम के अंतर्गत, है ना। दूरी को, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या हो गया, व्यास हो गया, इन सभी को मापते हैं किसके अंदर? मीटर के अंदर। लेकिन यदि मैं बात करूं कि सर बल को किसमें मापेंगे, तो जिसमें मापते हैं उसको अपन बोलते हैं इसका मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। और इंग्लिश की बात करूं तो इसको बोलते हैं हम यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास क्या? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन को प्रदर्शित करते हैं किससे? स्मॉल एन से। और ये देखो मात्राओं की हमारे पास अलग अलग पद्धति होती है, जैसे सीजीएस हो गया, हमारे पास एमकेएस हो गया, एफपीएस हो गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो हमारे पास कितना होता है? न्यूटन होता है। अगर एक हमारे पास एक चीज और होती है जिसको अपन बोलते हैं विमा, तो बल की जो विमा हमारे पास निकल के आती है वो विमा यानी कि डायमेंशन वो निकल के आती है हमारे पास m1 l1 t-2। ये वाली बल की क्या होती है? विमा होती है। क्या होती है? बल की विमा होती है। अगर बात करें कि हमारे पास बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं बताऊंगा कि जो बल होता है वो हमारे पास कैसी राशि है? सदिश राशि है।
कैसी राशि है? सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो बल के बारे में जो नॉर्मल चीजें होती है वो मैंने सारी आपको बता दी कि एक भौतिक राशि जो किसी वस्तु के आकृति, आकार एवं उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दे क्या कहलाती है? बल कहलाती है। बल का जो मात्रक होता है हमारे पास कैसा होता है? न्यूटन होता है। बल की विमा होती है m1 l1 t-2 और सदिश राशि होती है अर्थात बल को निरूपित करने के लिए उसकी मात्रा के साथ साथ हमको उसकी दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बल होता है वो कैसी राशि होती है? हमारे पास सदिश राशि होता है। ये तो नॉर्मल से हमारे पास इसकी टर्मिनोलॉजी हो गई। अगर जो हमारे पास जो पहले चैप्टर 11वीं क्लास का जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है उसमें एक टॉपिक आता है, वो टॉपिक है प्रकृति के अंतर्गत मूल बल यानी कि फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर। तो अभी अपन इस पे ही अध्ययन करते हैं। देखो सुनो, मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास जो टॉपिक निकल के आता है वो टॉपिक हमारे पास ये है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल फोर्सेज, फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर, इन द नेचर मतलब प्रकृति में हमारे पास बल कौन कौन से पाए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो नॉर्मली हम बात करें तो प्रकृति के अंतर्गत हमारे पास 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। वो 4 प्रकार के बल कौन कौन से हैं? अगर पहले बल की बात करूं तो मेरे पास है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरे बल की बात करूं तो विद्युत चुंबकीय बल, तीसरे बल की बात करूं तो प्रबल नाभिकीय बल और चौथे बल की बात करूं तो दुर्बल नाभिकीय बल। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो समझो, दोबारा मैंने बोला कि प्रकृति में हमारे पास बल की परिभाषा मैंने आपको बता दी, उसकी विमा बता दी, मात्रक बता दिया। फिर मैंने बोला कि सर हमारे पास जो मेन टॉपिक है, तो क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है क्योंकि टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, यूट्यूब के अंदर अपन फालतू चीजों के बारे में बिल्कुल भी बात डिस्कस नहीं करेंगे। जो मेन टॉपिक है हमारे से रिलेटेड है उसी की अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। तो प्रकृति में जो मूल बल होते हैं अर्थात फंडामेंटल फोर्सेज इन द नेचर वो होते हैं 4 टाइप्स के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा है हमारे पास? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा हमारे पास क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा हमारे पास क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा है हमारे पास क्या? दुर्बल नाभिकीय बल। देखो मैं एक एक करके इनको लिखता हूँ, फिर एक एक करके अपन को समझते हैं। देखो पहला है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है हमारे पास विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा है? विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एक है हमारे पास प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एक है हमारे पास दुर्बल नाभिकीय बल। क्या है? दुर्बल नाभिकीय बल। और दुर्बल नाभिकीय बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, मैंने बोला सर प्रकृति में हमारे पास 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथा है हमारे पास दुर्बल नाभिकीय बल जिसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये सारे के सारे हमारे पास प्रकृति में काम आते हैं, प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। ये मूल बल है। क्या है हमारे पास? मूल बल है। अगर मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं तो ध्यान से देखना कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी, इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मैंने बोल दिया कि सर एक हमारे पास ये मार्कर है और एक हमारे पास ये इंक का डिब्बी है, ये दोनों हमारे पास वस्तु ही, दोनों ऑब्जेक्ट हुए। ये वस्तु इसको आकर्षित करेगी और ये वस्तु इसको क्या करेगी? आकर्षित करेगी। क्योंकि प्रत्येक वस्तु का हमारे पास द्रव्यमान होता है और जिस वस्तु के अंदर द्रव्यमान है अर्थात उसका अस्तित्व है और उसका अस्तित्व हमारे पास वो एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को आकर्षित करेगी। और आकर्षण के जो इसी गुण को अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। और जिस बल से वो आकर्षित करेगी अर्थात जिस बल से वो खींचेगी उसी बल को अपन बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इतनी आपको बात समझ में आ गई। अब देखो वस्तुओं का हमारे पास द्रव्यमान तो होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर बात करें तो वस्तुओं का हमारे पास वस्तुओं पर कुछ आवेश भी होता है हमारे पास। जैसे जितनी भी सारी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, यदि कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी, जैसे कोई भी वस्तु यदि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी तो उस पर आ जाएगा धनावेश, और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी तो उस पर आ जाएगा ऋणावेश। अर्थात वो वस्तुएं दोनों कैसी हुई हैं? आवेशिक।
एक धनावेशित हो गई है और एक हमारे पास ऋणावेशित हो गई है। मैंने बोला कि किसी भी वस्तु यदि उस पर आवेश है अर्थात वह आवेशित है तो वह दूसरी वस्तुओं को या तो अपनी ओर आकर्षित करेगी या अपनी ओर क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। और इसी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल, जो कि आवेशित वस्तुओं के मध्य आरोपित होता है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अगर प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल की बात करें तो ये दोनों हमारे पास नाभिकीय बल होते हैं और ये नाभिक के अंतर्गत होने वाली जो एक्टिविटी अर्थात क्रिया है उनके मध्य लागू होते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि हमारे पास परमाणु होता है और परमाणु के अंदर नाभिक होता है और नाभिक में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण होते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, परमाणु हो गया। परमाणु के अंदर नाभिक है, इसमें एक कण प्रोटॉन होता है, एक कण होता है न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है वो होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन पर हमारे पास कोई भी आवेश नहीं होता। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर विद्युत चुंबकीय बल की तो मैंने क्या बोला, आवेश मतलब प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेश। अगर यहाँ पे प्रोटॉन है, एक और प्रोटॉन और होगा, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन धनावेशित है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने चाहिए और प्रतिकर्षित करने चाहिए तो नाभिक फूट जाना चाहिए अर्थात नाभिक का अस्तित्व नहीं होना चाहिए, लेकिन नाभिक का अस्तित्व होता है। ऐसा क्यों? फिर हमने सोचा कि भाई अगर प्रोटॉन प्रतिकर्षित तो कर रहे हैं लेकिन कोई एक ऐसा बल तो लग रहा है कि इस प्रतिकर्षण बल के प्रभाव को खत्म कर दे रहा है और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं अर्थात चिपके हुए हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं कर पा रहे। तो वह बल जो इस प्रोटॉन को बांधे रख रहा है उसी बल को अपन बोल रहे हैं प्रबल नाभिकीय बल और इसी प्रकार से हम दुर्बल नाभिकीय बल की परिभाषा भी पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 करके अपन पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है और दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। देखो समझो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि बल हमारे पास एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के आकार, आकृति एवं उसकी स्थिति में क्या करते, परिवर्तन करते, क्या कहलाती है, हमारे पास बल कहलाती है। बल का मात्रक हमारे पास न्यूटन होता है, उसकी जो विमा होती है वो m1 l1 t-2 होती है। यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है। फिर हमने बोला कि सर प्रकृति में मूल बल कितने अर्थात फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर कितने प्रकार के, बेटा 4 प्रकार के हैं। गुरुत्वाकर्षण है, विद्युत चुंबकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल है। ये आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये 4 प्रकार के बल है। इन सभी बलों को मैं एक एक करके आपको समझाता हूं कि होते क्या है। देखो समझो, सबसे पहले जो फर्स्ट जो बल है हमारे पास पहला वो है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसको बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक परिभाषा बताई थी कि इस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं सभी का क्या है, द्रव्यमान है और प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। जैसे ये वस्तु इसको खींचेगी, ये वस्तु इसको क्या करेगी, खींचेगी। मतलब दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं और खींचती भी है ना। तो ये आपस में जब खींचती हैं तो जो खींचने का जो गुण है ना, ये जो खींच पा रही है इसको क्या बोल रहे हैं, गुण बोल रहे हैं। तो गुण क्या हुआ, इनको खींचना, आकर्षित करना। तो आकर्षण का जो गुण है उसी को अपन बोल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या बोल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। और इनके मध्य जैसे जिस बल से इस वस्तु को जिस बल से खींच रही है और इस वस्तु को ये जिस बल से खींच रही है इसी बल को बोल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। बात आई कि नहीं? अब आप तो बोलोगे सर ये चीज तो आपने बता दी कि प्रकृति के अंतर्गत जितनी सारी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, आकर्षण के इस गुण को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। और जिस बल से वो आकर्षित करती हैं अर्थात खींचती हैं अपनी ओर उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। चलो ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अब जो गुरुत्वाकर्षण बल लग तो रहा है, मैंने क्या बोला कि मात्रक जरूरी है। क्या जरूरी है, मात्रक। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हो तो आप बोलोगे 10 केजी चीनी दे दो, तो केजी आपने जो लगाया हुआ है ना, तो जो हमारे पास जो आकर्षण बल था अर्थात जो गुरुत्वाकर्षण बल था उसकी मात्रा कितनी थी, 5 न्यूटन थी, 10 न्यूटन थी, 20 न्यूटन थी या 50 न्यूटन थी। उस बल का परिमाण अपन किससे निकालते हैं? तो इस बल का जो परिमाण निकालते हैं वो निकालते हैं न्यूटन के नियम से। न्यूटन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन, ये इसको बोलते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। यूनिवर्सल लॉ इसको हम बोलते हैं न्यूटन का, किसके लिए, ग्रेविटेशन के लिए। अब ये बोल रहा है कि सर कोई भी दो वस्तु है, अब दो वस्तु जैसे मैं मान लेता हूं कि सपोज यहाँ पर हमारे पास एक वस्तु ये है और एक वस्तु हमारे पास ये है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर है अर्थात स्मॉल r दूरी पर है। इसका द्रव्यमान हमारे पास कितना है m1 और इसका द्रव्यमान हमारे पास कितना है m2।
मतलब फर्स्ट बॉडी का जो मास है m1 है, सेकंड बॉडी का मास हमारे पास m2 है और डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस वो हमारे पास क्या है r। तो जो न्यूटन है वो ये बोलता है कि ये हमारे पास एक सिस्टम बन गया, अर्थात एक निकाय बन गया है। उस निकाय के अंतर्गत हमारे पास दो वस्तुएं रखी हुई हैं, दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। उनका एक का मास अर्थात द्रव्यमान m1 है, दूसरे का मास अर्थात द्रव्यमान हमारे पास क्या है m2। तो ये एक दूसरे को न्यूटन के अनुसार अगर ये एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, तो आकर्षण के गुण को अपन क्या बोल रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण, और उनके मध्य जो बल लगेगा उस बल को बोल रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन इस बल का परिमाण कैसे निकालेंगे, तो न्यूटन ने क्या बोला कि सर ये इसके ऊपर आरोपित करेगा और ये इसके ऊपर आरोपित करेगा। तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है, अर्थात बल को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, F से, फोर्स डिनोटेड बाय F। तो इनके मध्य जो लगने वाला आकर्षण अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के तो हमारे पास क्या होता है, समानुपाती होता है। मैंने क्या बोला कि इन दोनों के मध्य आरोपित जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका जो मान होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, वो इन दोनों पिंडों अर्थात दोनों ऑब्जेक्टों का जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल के तो क्या होता है, समानुपाती। एक बार इसने ये बोल दिया। फिर इसने बोला कि सर ये बल इन दोनों के मध्य की जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इनके मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस m1 और m2 का मान जितना ज्यादा होगा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। दूसरा ये कि इनके बीच में दूरी जितनी ज्यादा होगी इस बल का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार हमारे पास एक समीकरण आया और ये हमारे पास कौन सा समीकरण आया, दूसरा समीकरण आया। ठीक है, अब देखो इसने फिर आगे सॉल्व किया और सॉल्व करके इसमें क्या बोला कि सर ये f और ये f दोनों क्या है, समान है। अर्थात समीकरण 1 और 2 को मैं एक साथ में लिख सकता हूं, अर्थात कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं एक साथ लिख देता हूं। जब इसने इनको एक साथ लिखा तो देखो इसने पाया यहां पर कि f इज समानुपाती, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन आता है हमारे पास क्या, r²। देखो प्रोपोर्शनलिटी जो साइन होता है, ये समानुपाती का जो चिन्ह होता है, जब इसको हटाते हैं तो एक तो हमारे पास आता है बराबर का निशान और एक आता है हमारे पास क्या, नियतांक। क्या आता है, नियतांक। तो देखो यदि मैं बात करूं तो मैंने इस समानुपाती के इस निशान को हटाया तो एक तो आ गया बराबर का निशान और एक नियतांक आया। इस नियतांक को अपन बोलते हैं कैपिटल G और यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास, m1 m2 बटे r²। ये हमारे पास जो न्यूटन के नियम से हमने गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण निकाला है, मान निकाला, उसका सूत्र है F = G m1 m2 बटे r²। मैंने क्या बोला कि इसका निशान हटाने पर एक तो हमारे पास समानुपाती का निशान आता है और एक हमारे पास G आता है। G मतलब क्या, हमारे पास एक G मतलब नियतांक आता है। इस नियतांक को हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये नियतांक क्या अर्थात कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बात है इसमें इसका जो ये हमारे पास क्या नियतांक है, और नियतांक हमारे पास फिक्स मान होता है और वो फिक्स मान हमारे पास 6.67 अर्थात 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अगर मैं इस g की बात करूं तो इस g की जो विमा होगी हमारे पास, एक कैपिटल G की जो विमा होगी, उस विमा की यदि बात कर लें तो देखो विमा हमारे पास क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन का होता है m1 L1 T-2 और इसका होता है L2 है ना, तो L3 हुआ भी हुआ और kg का होता है m2, तो m2 ऊपर जाएगा तो -2 और +1 -2 कितना होते हैं, -1। तो इसकी जो विमा होती है वो निकल के आती है हमारे पास m-1 L3 और T-2 निकल के आती है। अगर नॉर्मली हम बात करें तो देखो इसको अगर निकालना चाहे तो देखो m1 L1 T-2 है ना, और यहाँ पर इसका L2 हो जाएगा और अपॉन हमारे पास kg है तो इसको अपन लिख देते हैं m2। तो देखो ये m2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 + 1 हमको कितना मिलेगा, -7। L1 और L2 कितने होते हैं, L3 और T-2। इस प्रकार हमारे पास जो इसकी विमा अर्थात डायमेंशन मिलती है वो मिलती है m-1 L3 T-2। इस प्रकार अगर मैं बताना चाहूँ तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया, अर्थात इसका परिमाण निकाल दिया है। अब देखो जो बल होता है हमारे पास वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो न्यूटन ने आगे एक स्टेप और बढ़ा और उसने लिख दिया कि न्यूटन के नियम का सदिश निरूपण अपन करेंगे। क्या करेंगे, न्यूटन के नियम का सदिश निरूपण करेंगे। तो अगले जो टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वो है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अर्थात सदिश निरूपण अपन करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी।
और उसी टॉपिक के अंतर्गत हम सदिश निरूपण तो करेंगे, सदिश निरूपण के साथ साथ बहुत बढ़िया बढ़िया क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, सो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।